थे। मान लीजिए किसी ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो ये माना जाता है कि वो सफल नहीं हुआ। हाँ ठीक है, यूपीएससी नहीं क्लियर किया, आईएएस नहीं बन पाया, पर वही थोड़े ना सब कुछ है। इस लाइफ में, इस जीवन में पढ़ाने से ज्यादा कोई भी एंजॉयबल एक्टिविटी मेरे लिए नहीं है। 18 to 25 ऐसा फेज है जहाँ पे कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना पैशन ही डिस्कवर नहीं कर पाते। इमीडिएट या बहुत कम समय में सक्सेस मिलेगी, आप ये मत सोचिए। एक अच्छा करियर बनाने में सालों लगते हैं। Hello everyone, this is Ashish Namdev from GA Library Indore and I welcome you all to the very first episode of Unique Interaction. Today we have a guest with us who need no introduction, Mr. Gaurav Garg on the show, who is the founder of Study IQ Education, which is India's largest edtech company. Sir, आज का हमारा फर्स्ट एपिसोड यूनिक इंटरेक्शन का, मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत आप करें। क्या आपकी जर्नी अब तक रही है और अभी हाउ डू यू फील राइट नाउ आफ्टर दिस बिग सक्सेस? जर्नी तो बहुत उतार और चढ़ाव से भरी रही है। पहले जब मैंने एमबीए अपनी कॉलेज की एजुकेशन जब ख़त्म की, उसके बाद मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। लेकिन जब मैं जॉब में गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे बंद के काम करना अच्छा नहीं लगा। कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि कुछ अपना ही मुझे करना चाहिए। और कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारा पैशन क्या होता है, तो मुझे वो ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन मुझे हमेशा से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। इवन मैं यूजी और पीजी कॉलेज में भी अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था, तो मुझे बहुत एंजॉयबल लगता था। तो तब ये विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एजुकेशन को ही अपना करियर बनाऊं, क्योंकि इस लाइफ में, इस जीवन में पढ़ाने से ज़्यादा कोई भी एंजॉयबल एक्टिविटी मेरे लिए नहीं है। तब फिर इस आइडिया के साथ मैंने अपनी जॉब छोड़ी। फिर एक बहुत लंबा स्ट्रगल का फेज था। अपने जो दोस्तों के इंस्टीट्यूट्स वगैरह में मैं पढ़ाने लगा। फिर मैं इंग्लिश से मैंने शुरुआत करी, मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा। फिर धीरे धीरे मैं जीके, करंट अफेयर्स ये सब पढ़ाने लगा। उसके बाद हमने एक बहुत ही छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया दिल्ली में, लाजपत नगर में, जो एक कमरे में था, बस छोटा सा, बहुत ही। वहाँ पर मैंने पढ़ाया लगभग 1.5 से 2 साल। इसी बीच मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे जो आइडिया था वो यह था कि मैं यूट्यूब पर दिखाऊंगा कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरी जो पेडागोजी है वो कैसी है, मेरी डाइडेक्टिक एबिलिटीज़, मेरी टीचिंग कैसी है। और उसको देखकर फिर बच्चे मेरे ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेंगे। लेकिन जब चैनल ग्रो करने लगा धीरे धीरे, तो मुझे पूरे भारत से फ़ोन आने लगे। कोई मुझे केरला से फ़ोन करता, कोई ग्वालियर, कोई कहीं कि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी वो स्ट्रेटेजी तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो कोचिंग था वो दिल्ली में था। तो अगर कोई मुझे केरला से फ़ोन करता या असम से फ़ोन करता तो मेरे पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। फिर एक मोड़ तब आया जब इंदौर के 3-4 बच्चे थे, वो मुझसे पढ़ने दिल्ली आ गए और वो यहीं आकर रहने लगे। और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर उनका जो रहने का खर्चा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन फिर वो चले गए। उस समय हम लगभग एक कोर्स का 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ लिया करते थे ऑफलाइन में, बहुत ही सस्ता हमने रखा था प्राइस। लेकिन उससे ज़्यादा उनका खर्चा यहाँ पे रहने में हो जाता था। 10 से 15 हज़ार रुपये उनका जो खर्चा था वो हर महीने दिल्ली में रहने में हो जाता था। तो एक महीने पढ़ के वो वापस चले गए। मैंने उनका पैसा भी लौटा दिया था। लेकिन फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि यहीं बैठे बैठे जो पेड कंटेंट है वो उन्हें दे सकूँ। और यूट्यूब पर उस वक्त मेम्बरशिप्स और ये सब अवेलेबल नहीं था, तो यूट्यूब पर आप सिर्फ फ्री कंटेंट ही डाल सकते थे। तो उसी के साथ फिर हमने पेन ड्राइव कोर्स स्टार्ट किए। हमने जो हमारे पेड लेक्चर हैं उनको रिकॉर्ड किया, और वहाँ से मैं समझता हूँ स्टडी आईक्यू एक ऑफलाइन कोचिंग से एक एडुटेक कंपनी बना। सर एक चीज़ जिसका जिक्र आपने भी किया है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पैशन डिस्कवर करना एक चैलेंज होता है। सर ये चीज़ आज अगर हम लोग देखेंगे तो यूथ में, जब हम लोग 18 प्लस अगर किसी स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, 18 to 25 ऐसा फेज है जहाँ पे कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना पैशन ही डिस्कवर नहीं कर पाते। सो हाउ डिड यू डिस्कवर योर पैशन? और पैशन डिस्कवर करने के लिए क्या एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए एक स्टूडेंट का, एक हायर एजुकेशन के बाद में? ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पैशन अपना कैसे पता करें। मुझे लगता है जब तक आप बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा। जैसे मैं देखता हूँ कि युवाएं, जो हमारे युवा हैं आजकल के, वो उतनी एफर्ट भी नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई युवा है, वो अपना बहुत सारा समय अपने दोस्तों से बातचीत में बिता देता है, जो भी उसका फ्री टाइम है वो गप्पे मारने में बिता देता है या कुछ भी ऐसा। अगर आप वास्तव में अपना पैशन खोजना चाहते हैं तो तभी तो खोज पाएंगे जब आप कम से कम 15-20 नई चीज़ें ट्राई करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपका पैशन डांस में है, या आपका पैशन चित्रकारिता में है, पढ़ाने में है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा ट्राई करिए। हम
अक्सर ये गलती करते हैं कि हमारे पास जो भी फ्री टाइम होता है हम उसे अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में या दूसरों की बातें करने में या सोकर वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हमें पैशन अपना पता करना है तो वी हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ये नंबर 1 है। दूसरी बात ये कि पैशन सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, उस पैशन को रिफाइन करने के लिए हमने क्या किया। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमें ये लगने लगता है कि वो चीज़ जो हमारी हॉबी है वही पैशन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हॉबी और पैशन में डिफरेंस होना चाहिए। आपकी हॉबीज़ बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन पैशन मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं। तो आप अपनी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, पहले आप ये लिस्ट डाउन करिए एक कागज़ के ऊपर कि आप क्या क्या पसंद करते हैं जीवन में। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी करना पसंद है, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि क्या वो हॉबी एक करियर में कन्वर्ट की जा सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं जो हमें पसंद है लेकिन उनको एक वायबल करियर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जब मैं कॉलेज में था तो मुझे फाउंटेन पेन इकट्ठा करना बहुत पसंद था, यानी जो ये निब वाले पेन होते हैं। अब तो मेरे ख्याल से कोई यूज़ नहीं करता उन्हें ज़्यादा, अब तो खैर पेन ही लोग यूज़ नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं सिग्नेचर किया तो मुझे लगा इतने टाइम बाद मैंने पेन चलाया, तो शायद हमारे जीवन में अब जो पेन का इस्तेमाल है वो वहीं तक सीमित रह गया कि हम साइन कर दें कहीं पर। लेकिन मुझे फाउंटेन पेन इकट्ठे करना पसंद था, बहुत ही ये दुर्लभ शौक है। और ऐसी कंपनियों के पेन में पैसे बचा के इकट्ठे किया करता था जिनके लोगों ने नाम नहीं सुने, जैसे सेलर एक जापान की कंपनी है, नामिकी जापानी पेन बहुत अच्छे होते हैं पर बहुत महंगे भी आते हैं। लेकिन उसको अब किसी भी तरह से मैं एक वायबल करियर नहीं बना सकता। उस हॉबी को कैसे करियर बनाओगे आप? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हॉबी को पहले लिखें, फिर देखें कि क्या उसमें करियर बनाने की संभावना है। क्योंकि होगा क्या, जब हम किसी हॉबी को अपना कार्यस्थल बना लेते हैं या काम बना लेते हैं तो फिर कुछ समय तो हमें अच्छा लगता है, बाद में फिर वही काम लगने लगता है। जैसे आप देखेंगे कुछ युवा हैं अभी, उन्हें जब वो YouTube पर व्लॉगिंग के चैनल देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उन्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो हम घूमेंगे भी और ये तो पैसा भी बनाएंगे। लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे तो आप 1-2 महीने में उससे उब जाएंगे, आप देखेंगे फिर वो आपको काम लगने लगेगा। जो आप एक कोई व्लॉग देखते हैं उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत होती है कि जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, तो वो फिर आपको फिर काम लगने लगेगा। तो ये भी आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप एक बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं बिना बोर हुए। वहां से फिर आपको अपने पैशन की शुरुआत करनी होगी। Absolutely correct, sir. Even as I already told you that I am owning a library in Indore. तो when I was studying for UPSC, I started कि एक रिस्क लिया जाए लाइफ में। और UPSC में मेरे शायद 2 से 3 साल उस समय बाकी थे। इस समय जब 2019 था, तो मैं उसी टाइम पे प्रिपरेशन करते हुए मैंने सोचा कि एक रिस्क लाइफ में लेना चाहिए। एंड देन आई डिस्कवर्ड द पैशन। लाइब्रेरियन इज नॉट माय पैशन, बट आई वाज गोइंग एंड स्पेंडिंग माय टाइम इन लाइब्रेरी, सो आई काइंड ऑफ एडजस्टेड विद दैट वाइब्स। सो दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड माय पैशन। तो आपकी जर्नी हम लोगों ने देखी जिसमें आपने पहले BDS किया, देन यू डिड MBA, उसके बाद आपने पढ़ाया है। सर इस सब के करते हुए यू डाइव इनटू द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग एडटेक के अंदर बात कर रहे हैं। सर व्हाट वाज योर माइंडसेट एट द एज ऑफ 22 व्हाइल यू आर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन एंड योर मास्टर्स फॉर दैट? जी देखिए, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम एडमिशन ले लेते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। हम देखते हैं अक्सर इंडिया में लोग इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, करियर के ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं रहते, हमारे पास बहुत कम फील्ड रहते हैं वास्तव में, तो बहुत ज़्यादा कुछ नज़र भी नहीं आता, कई बार गाइडेंस भी नहीं होती। तो मुझे उस समय बस या तो इंजीनियर या डॉक्टर यही करियर दिख रहे थे। मेडिसिन में मेरी रुचि ज़्यादा थी, बायो मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, तो इसलिए फिर मैंने जिसको आज नीट बोलते हैं उस समय PMT बोलते थे हमारे टाइम में, प्री मेडिकल एंट्रेंस दिया और जो भी मेरी रैंक थी उस हिसाब से मुझे फील्ड मिला। लेकिन जब मैंने उसमें प्रवेश किया तो मुझे लगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर बैठना, काम करना उतना पसंद नहीं था, पेशेंट से संवाद करना उतना पसंद नहीं था। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं डॉक्टर बन भी जाऊंगा तो फिर बहुत एक औसत डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरा पैशन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे एकेडमिक्स बहुत पसंद था। जैसे जब हम डॉक्टर बनते हैं तो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कि हम किताबी ज्ञान लें, कि हम पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे हैं, हम किताबों से ज्ञान लें, लेकिन एक दूसरा पार्ट ये भी होता है कि उस ज्ञान को फिर हम पेशेंट्स पे अप्लाई करें, और वास्तव में वही असली डॉक्टरी है। तो मुझे किताबों से ज्ञान लेना तो बहुत पसंद था, लेकिन मुझे पेशेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करना पसंद नहीं था। मैं पेशेंट्स पे काम करने में उतना सहज महसूस नहीं करता था, और तो मुझे कोई नॉन क्लिनिकल करियर पसंद था। तो नॉन क्लिनिकल में भी फिर रिसर्च वगैरह ये सब जो करियर है ये मुझे उतने पसंद नहीं थे। फिर मैंने अपने जो स्किल सेट है उसका विस्तार करने के लिए MBA किया, और MBA करते करते फिर मैंने सोचा कि जॉब किया जाए या अपना कुछ किया जाए।
फिर मैंने आई डिड नॉट प्री जज माई करियर टू मच। मैंने उसके बाद, जैसे कहते हैं ना, टेक द थिंग्स एज दे कम। मैंने कहा मैं जॉब को जज नहीं करूंगा, एक बार जॉब में जाके देखते हैं कि कैसा होता है जॉब। फिर जब मैं जॉब में गया, मुंबई में एक अच्छी कंपनी थी, स्टार्टअप ही था, वहाँ पर मैंने काम किया कुछ महीने। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब सही समय है, तो फिर मैंने अपना कुछ स्टार्ट करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। So, sir, you have started your journey of Study IQ in 2015. Yes. That time, Indian students were not familiar with the YouTube kind of content. They are Yes. उनको आदत नहीं थी कि हम लोग वीडियो कंटेंट पे भी पढ़ा जा सकता है। जी। Everyone was familiar with the traditional ways of study कि हमको एक क्लास में जाना है, वहाँ बैठना है, सर जो पढ़ाएंगे पढ़ना, then we need to revise it. But now उसके कुछ समय बाद 2018-19 का वो फेज आया जहाँ पे मोबाइल एक बहुत फेमिलियर चीज हो गया हर एक स्टूडेंट के साथ, एंड पीपल स्टार्ट गेटिंग ओवर यूट्यूब एंड लर्निंग फ्रॉम देयर। सर, जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द चैलेंजेस एट दैट टाइम जब हमारी ऑडियंस ही उस प्लेटफॉर्म के साथ में इतनी फेमिलियर नहीं थी? देखिए, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली हर फील्ड में आते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। ऑफलाइन में एक अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, मैं उतना शायद तैयार नहीं था। ऑफलाइन आपको बहुत ज़्यादा सिखाता है। जब मैं ऑफलाइन में था तो नॉलेज गेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपके पास सिर्फ एक मार्कर होता है और एक बोर्ड होता है, और सामने बच्चे बैठे होते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, तो वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन उनको देनी होती है। और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको बचा सके। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने खड़े होकर क्लास में कोई डाउट पूछा और आपको नहीं आता, तो आप लज्जित महसूस करते हो। फिर आप घर आते हो, उस टॉपिक को पढ़ते हो, अगले दिन रिवाइज करते हो, फिर आप अगले दिन उसे और ज़्यादा अच्छे से तैयार करके जाते हो। इस तरह से एक ऑफलाइन टीचर अपना विकास करता है, पढ़ा पढ़ा कर। कहते हैं ना कि बच्चा टीचर से सीखता है और टीचर बच्चे से सीखता है, तो शायद इसका यही मतलब है। फिर जब हम ऑनलाइन गए, इस बीच कोई रेवेन्यू तो था नहीं कंपनी का। ऑफलाइन में तो बहुत तरह के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो जितना हम कमाते थे लगभग उतना ही खर्च हो जाता था। तो ऐसे में 2 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया। बहुत कम लोग ये जानते हैं, मैं आपके आज शो के माध्यम से पहली बार बता रहा हूँ। तो मैं घंटे के हिसाब से जैसे ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने जहाँ गुड़गांव में आज मैं रहता हूँ, उन्हीं सोसाइटीज़ में मैंने ट्यूशन पढ़ाया 2 साल। और मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, क्योंकि मैं सुबह अपने कोचिंग में जाता था, वहाँ पर मैं अपने बैच लेता था, 2 या 3 बैच लेता था। फिर मैं पूरा दिन ट्यूशन पढ़ाता था और रात को घर पहुँचता था, और रात को घर पहुँच के फिर मैं अगले दिन की क्लास की तैयारी करता था। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, वो थकान हो जाती थी ऑब्वियसली। पर मैंने देखा कि मैं छोटे बच्चों को अगर पढ़ाऊंगा, जैसे 6th क्लास 7th 8th क्लास, तो उसमें मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना क्वालिफाइड था, तो मैं बच्चों को आराम से पढ़ा सकता था। लेकिन अगर मुझे किसी हाई लेवल के बच्चे को पढ़ाना होता तो उसके लिए भी मुझे पहले पढ़ना पड़ता फिर। तो वहाँ मेरा वो टाइम गया। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत पहले सीख ली थी, वो ये कि अगर मुझे यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है तो मुझे यूट्यूब को यूट्यूब की तरह ही ट्रीट करना होगा। और ये मैं जो आज नए टीचर हैं जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर टीचर बनना चाहते हैं या ऑनलाइन टीचर बनना चाहते हैं, तो जस्ट बिकॉज आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये गारंटी नहीं है कि आप यूट्यूब पर भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको यूट्यूब सीखना पड़ेगा पहले। जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, यानी कि जिस पारिस्थितिकी तंत्र में, जिस इकोसिस्टम में आप हैं, उसी से आपको सहज होना पड़ेगा। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो व्यूज़ नहीं आते थे। मैं अकेला टीचर था, इंग्लिश के मैं वीडियोस डालता था, और मेरे ख्याल से 6 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर थे, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आज तो आप देखते हैं कि पहले दिन ही 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर आ जाते हैं। वो समय ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने यूट्यूब को एक सब्जेक्ट की तरह स्टडी किया। यहाँ पर मैं थोड़ा लकी रहा कि मेरा MBA डिजिटल मार्केटिंग में मैंने किया। और यूट्यूब पर जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मुझे याद है टिम श्मोयर, डैरेल ईव्स, स्टीव डॉटो, और भी बहुत सारे यूट्यूब एक्सपर्ट्स थे जिनके वीडियोस में रात रात भर बैठ के देखा करता था। बिल्कुल। तो सुबह कोचिंग में जाना, फिर दोपहर में बच्चों को पढ़ाना, शाम को फिर अगले दिन की क्लास के लिए पढ़ना, और जो बचा खुचा रात का टाइम है फिर बिल्कुल नींद ना लेकर वो वीडियोस देखना। डैरेल ईव्स के मुझे याद है मैंने 200-300 वीडियो देख लिए होंगे। तो मैंने सब कुछ स्टडी किया कि यूट्यूब पर क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। इसमें बहुत सारा ट्रायल एरर इन्वॉल्व होता है, आपको बहुत सब्र रखना पड़ता है। हर चीज़ मैंने सीखी, छोटी से छोटी चीज़ पे मैंने ध्यान दिया। जैसे यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियोस के टैग कैसे डालते हैं, मेटा टैग कैसे डालते हैं, मेटा डेटा क्या होता है, सही टाइटल कैसे रखते हैं, इन सब से भी मुझे फ़ायदा हुआ। हालांकि ये चीज़ आपके टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन टीचिंग में ये एड ऑन का काम करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत टीचर मैंने देखे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते, उनका चैनल नहीं चलता, उनके सब्सक्राइबर नहीं आते, और फिर वो कुछ समय के बाद अपना हौसला खोने लगते हैं। लेकिन मुझे विश्वास था कि जिस हिसाब से मैं यूट्यूब को स्टडी कर रहा था, हर रोज़ ट्रायल एंड एरर कर रहा था, तो कुछ तो क्लिक करेगा।
और वही हुआ, धीरे धीरे हमारा चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। और जब एक बार 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, फिर मैंने दूसरे टीचर हायर करने शुरू किए और वहीं से फिर हमने ग्रोथ शुरू की। लेकिन चैलेंजेस तो आएंगे, ये मैं आपको दोहरा देता हूँ ये बात कि अगर आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है तो ये गारंटी नहीं है कि आप यूट्यूब पे एक अच्छा सफल चैनल चला सकते हैं। आपको उसके लिए बहुत कुछ और स्किल्स है, नॉलेज है जो सीखनी पड़ेगी। सर, द वे यू एक्सप्लेन कि आपकी लाइफ थी, सुबह मॉर्निंग में आप बच्चे को पढ़ा, अपनी क्लासेस ले रहे हैं, देन यू आर डूइंग होम ट्यूशंस, एंड देन आप एमबीए के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर, इस इतनी लंबी और इतने हेक्टिक शेड्यूल के लिए आई बिलीव कि एक डिसिप्लिन की नीड बहुत ज़्यादा होगी। जी सर, आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है लाइफ में, एक स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि उस समय आप स्टूडेंट भी थे प्लस आप पढ़ा भी रहे थे, एक स्टूडेंट एक टीचर की लाइफ में डिसिप्लिन की क्या वैल्यू एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस इट राइट नाउ? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च होती है, तो एक जो टॉर्च होती है उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन एक जो लेज़र टॉर्च होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेज़र जो होता है वो फोकस्ड होता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो डिसिप्लिन की कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वैल्यू यही है कि अगर आप फोकस्ड हैं तो आपकी डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू वो लोग जो फोकस्ड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। और मुझे लगता है एक कम प्रतिभावान व्यक्ति भी काफ़ी ऊंचाइयां छू सकता है अगर वो डिसिप्लिन्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिभा वाला भी कोई व्यक्ति अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, तो मुझे लगता है वो उसको बहुत दिक्कत होगी, लाइफ में बहुत दिक्कत होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप अगर मेरी लाइफ जर्नी भी देखें, मेरा करियर भी अगर आप देखें, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रतिभावान नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने प्री मेडिकल एग्जाम जिसको आज नीट बोलते हैं उसमें टॉप किया हुआ, ऐसा नहीं है। मेरी रैंक तो बहुत पीछे थी उस समय, 2100 मेरी ऑल इंडिया रैंक थी कुछ। और इवन जो AIPMT होता था हमारे समय में, उसमें मेरी रैंक 9000 थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ। स्कूल में भी मैं कभी टॉपर नहीं रहा, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन टॉपर मैं कभी नहीं रहा। उसके बाद जब MBA कॉलेज में MBA जब कैट मैंने एग्जाम दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी मैंने IIM अहमदाबाद या कहीं जिनको माना जाता है कि बेंगलोर वगैरह वहाँ से MBA किया हो, एक अच्छे कॉलेज से मैंने किया है, लेकिन अगेन मैं कोई टॉपर नहीं रहा। तो मैंने तो जीवन में जो भी पाया है वो सब सिर्फ आत्मानुशासन, फोकस, पैशन और इन्हीं चीज़ों से पाया है। मेरे पास कोई IIT IIM की डिग्री नहीं है। हमने तो जो कंपनी भी यहाँ तक पहुँचाई है वो बिना किसी फंडिंग के, यानी बूटस्ट्रैप कंपनी जिसे कहा जाता है, जिसमें आप इन्वेस्टर से किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, लेकिन अपने ही तरीके से कंपनी चलाते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन देके। तो हमारा तो मॉडल वही रहा है। आपने देखा होगा आज तक आपने हमारा कहीं इश्तिहार नहीं देखा होगा, कहीं पर भी, ना डिजिटल ना कहीं और। हम मार्केटिंग नहीं करते, हमारी कोई टीम नहीं है इसकी। सिर्फ इनबाउंड ट्रैफिक जो आता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे भी हम किसी तरह की डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो होता है। कोई सिलेक्ट होता है तो अपने सर्कल में हमारा नाम फैला देता है। आई एम श्योर आपने भी इसी तरह सुना होगा। तो उन सब से उसी तरह से हमने ग्रो किया है। तो एक शब्द में कहूँ तो सिर्फ पैशन को फॉलो करके और गुड क्वालिटी एजुकेशन देके। हमारे चैनल पे आप देखेंगे, अगर आप किसी भी आप एजुकेशन चैनल पे जाइए, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उनके वीडियोस देखिए किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, और आप समझ जाएंगे कि क्या ये संजीदा चैनल है या इस पर कई और तरह का कंटेंट आता है जो कहीं ना कहीं भटकाऊ कंटेंट होता है या सेंसेशनल कंटेंट होता है। वो सब हम बिल्कुल कभी नहीं, हमने नहीं किया। हमेशा इसको एक प्योर प्ले एजुकेशन चैनल रखा। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी फिर उस चीज़ को समझते हैं। आजकल सब बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है, युवा बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है, बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है। तो बच्चे पकड़ जाते हैं उस चीज़ को कि यहाँ पे एक असली में एजुकेशन मिलेगी, या यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन करते हैं टीचर सेंसेशनल कुछ डालते हैं जिससे सब्सक्राइबर आ जाए, व्यूज़ आ जाएं, या लाइक ठोको या ये सब करो, ये हम नहीं करते। तो उसमें लॉन्ग टर्म में जो आपकी एक इक्विटी बनती है, लोगों के दिमाग में जो आपकी जगह बनती है, वो फिर इररिप्लेसेबल हो जाती है जब वो देखते हैं कि आप हमेशा से एक सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डालते हैं। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें समय लगता ही है। आप अगर मान लीजिए कोई एक बहुत फेमस टीचर है और आप उसके घर के सामने, मान लीजिए उसकी 2 बिल्डिंग का कोचिंग है और आप उसके सामने 4 बिल्डिंग का कोचिंग खोल लें और आप बहुत ज़्यादा पैसा डालें, वो डालें, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन चल जाएगा। उसने अपना एक नाम कमाया है, उसने एक टाइम दिया है उसे। तो अगर आपको इतनी जल्दी सक्सेस चाहिए तो फिर आप किसी और फील्ड में जाएं, लेकिन एजुकेशन में तो टाइम लगेगा, और हमने लगाया है। आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद दे रहा हूँ, मुझे 7 साल हो गए हैं। तो मैंने वो समय दिया, और वो ज़्यादा स्थायी होता है। जो सक्सेस इस तरह से मिलता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा परमानेंट, ज़्यादा टिकाऊ होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। करेक्ट सर। इवन जो क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 2016 व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर UPSC।
तो सर उस टाइम से मैं दिखता था, बट राइट नाउ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई लेफ्ट इट इन 2020 आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन, बट स्टिल व्हेनेवर आई गेट टाइम तो मैं सीधे एक ही चैनल ओपन करूंगा, स्टडी IQ गौरव, एंड देन आई सी द करंट अफेयर्स वीडियोस ऑफ योर्स और MCQs। द रीजन वाई कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, बट स्टिल वी आर गेटिंग अ नॉलेज फ्रॉम समवेयर which would be used by in our daily lives. So that's the reason. इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा आपको ये कि हमारे चैनल पर 50% जो व्यूज़ आते हैं वो ऐसे लोगों के आते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करते, यानी वो हमें एक मीडिया के ऑल्टरनेट, मीडिया के विकल्प के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ वेल रिसर्च्ड 6, 7, 8 मिनट या 10 मिनट तक एक टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो इनफैक्ट हमारी 50% जनता तो ऐसी ही है, और उनके लिए हम जानबूझकर वीडियो बनाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल सिर्फ एग्जाम, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है। हम अपने आप को एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम यूपीएससी या स्टेट PCS या किसी एक पर्टिकुलर जुडिशियरी एग्जाम के हैं। हम एक लर्निंग चैनल है। तो हमारे चैनल पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट आप देखेंगे जो दिल को छूता है, जो सीधा एम्पावर करता है। इसलिए मैं कहता हूं हम अपने आप को एजुकेशन चैनल ना बोलकर एक एम्पावरमेंट चैनल बोलते हैं। मुझे ऐसे बहुत फीडबैक मिलते हैं, हाउसवाइफ्स के मिलते हैं, कि पहले वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी, या कोई शॉपकीपर है, दुकान पे काम करता है, या कोई कंपनी में काम करता है, कोई IT का पर्सन घर आके देखता है, तो अब वो लेकिन बहुत कुछ जानने लगे हैं। वो जब वीडियोस देखते हैं तो वो जब अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बैठते हैं तो वो उनके बारे में बात कर पाते हैं क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जब हम उनके फीडबैक देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, और हमारी एक डेडिकेटेड टीम उसके लिए काम करती है, इन लोगों के लिए कंटेंट डालती है। हालांकि इनसे हमें कोई मॉनेटरी लाभ नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। हम कोई कोर्स उन्हें नहीं बेच रहे। अगर एक IT का पर्सन है या शॉपकीपर या हाउसवाइफ हमारा चैनल देखती है, उससे हमारा कोई आर्थिक लाभ, कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम उनको कंटेंट देते हैं। कंटेंट देना हमें अच्छा लगता है, एम्पावरमेंट करना हमें अच्छा लगता है। हाँ, इसका कुछ ऐसे इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है कि कल को जो हाउसवाइफ है, उनका बेटा होगा, उनकी तो बड़े होंगे तो ऑब्वियसली एक कंपनी के प्रति उनका जुड़ाव होगा, लेकिन वो सब हमने उतना नहीं सोचा। हमने तो बस उनको एक सर्व करने की मेंटेलिटी से चैनल बनाया है। That's really nice of you, sir. Like I personally would like to thank every member of Study IQ Education, क्योंकि जो क्वालिटी यहाँ पे मिलती है, I would say कि हम लोग एक नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिलोंग करता है, वो बंदे को भी बहुत हेल्पफुल रहता है। सर, Study IQ Education is now become the India's one of the largest education platform in India. Sir, what's your goals right now? Study IQ को लेके आप क्या सोचते हैं कि आपके ये गोल्स हैं इस फ्यूचर के लिए, कि आने वाले 5 साल में Study IQ एजुकेशन क्या चेंजेस ला सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर? जी, ऐसे कोई विशेष गोल तो दिमाग में नहीं है, लेकिन एक ड्रीम जरूर है कि एक दिन TV चैनल हमारा होना चाहिए। कभी ऐसा दिमाग में आता जरूर है। मैगजीन हमारी होनी चाहिए, पब्लिकेशंस होनी चाहिए। जैसे मैं अब करंट अफेयर का टीचर हूँ। करंट अफेयर का टीचर आज मेरे को लगता है कोई व्यक्ति सिर्फ पैशन से बन सकता है। इसके लिए कोई डिग्री तो होती नहीं है कि आप अपने BA या BCom करिए करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें हर रोज नई नॉलेज आती है। जैसे मैं देखता हूँ मेरे जो दूसरे टीचर हैं, मान लीजिए पॉलिटी के टीचर हैं, उन्होंने पॉलिटी 50 बार पढ़ा लिया है, अब उनको कुछ भी नहीं करना है, बस उनको हमें याद हो गया है। लेकिन करंट अफेयर तो हर रोज आते हैं नए, मुझे हर रोज पढ़ना पड़ता है आज भी। तो मेरा मन करता है कि एक मैगजीन होनी चाहिए करंट अफेयर की हमारी, जो हर स्टैंड पे बिके, भारत में हर भाषा में हो, वर्नैकुलर लैंग्वेज में हो। आफ्टर ऑल भारत में सिर्फ लगभग 11% शिक्षा है जो अंग्रेजी में है, बाकी तो वर्नैकुलर और हिंदी में है। तो उनको भी मैं सर्व करूं। पब्लिकेशन में हम मूव करना चाहते हैं थोड़ा सा, वो मन करता है कई बार। और जो एग्जाम बच गए हैं, जैसे नीट में हम नहीं हैं, JEE में हम नहीं हैं, CA का एग्जाम की तैयारी हम नहीं कराते, इन सब एग्जाम में भी कुछ ना कुछ हमारी ऑफरिंग हो। अभी हम 120 एग्जाम्स की तैयारी भारत में करवाते हैं, लेकिन और बहुत चीज़ें हैं जो अछूती हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं टच अपॉन किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनके जीवन को हम छू पाएँ। सर, एक एग्जामिनेशन का मैं आपसे अब एग्जांपल लेना चाहूँगा। जितने भी स्टेट PCS हो गया या फिर UPSC हो गया, ये सारी ऐसे एग्जाम है जिनमें सक्सेस रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत 0.01% ऐसे जाएंगे। जैसे कि अगर एक 1000 अगर जॉब्स है तो 10 लाख 12 लाख फॉर्म्स आ रहे हैं, उनमें से एक लेस अमाउंट ऑफ पीपल सिलेक्ट होते हैं। सर, बाकी के जो लोग बचे वो काफी निराश होंगे हमारे रिजल्ट्स की तरफ से। सर, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो उस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं कि सभी का एक साथ सिलेक्शन हो या सभी का उस टाइम के अंदर सिलेक्ट हो, क्योंकि सर जो नंबर्स है वो काफी बड़े हैं। जैसे 10 लाख 12 लाख अगर अप्लाई कर रहे हैं 1000 लोगों के लिए, 1000 जॉब्स के लिए, तो सर ये नंबर्स काफी बड़ा है। सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर दोज स्टूडेंट्स? देखिए, ये तो जीवन के हर क्षेत्र में है। मैं इसको सिर्फ UPSC या किसी 1-2 एग्जाम से नहीं जोड़ना चाहता।
अब जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की तो और बहुत सारे होंगे जिन्होंने मेरे साथ शुरू की होगी, लेकिन हो सकता है आज मैं यहाँ पहुंचा लेकिन दूसरे उतने लक्की ना रहे हों। ये जीवन के हर क्षेत्र में है, आप कहीं भी जाएंगे तो वही जैसे 20-80 का रूल होता है ना हर चीज में, कि 20% और 80%, तो वो तो हर जगह है। इवन 80% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं तो उनको भी निराशा होती है। तो इसको सिर्फ यूपीएससी से मैं वो नहीं करना चाहूँगा, उस तक सीमित नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए, सक्सेस, आप जब किसी भी जर्नी पे निकलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उनमें से कुछ बाधाएं आप पहले देख लेते हैं, कुछ आप देख नहीं सकते, राइट? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड नेचर लाइफ का मजा ही यही है, मैं कहूँगा। तो जब जैसे मेरा ऑफलाइन नहीं चला, मैंने उसको बंद कर दिया, तो वो विफलता है। तो इस तरह से मेरी विफलताओं की सूची तो बहुत लंबी है। लेकिन वही मैं कहूँगा, अगर मैराथन है तो जैसे अगर आप पैशनेट है, आज मैं क्यों कह सकता हूँ कि मैं एजुकेशन के लिए पैशनेट हूँ? मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ, हो सकता है मैं सिर्फ इसको एक बिजनेस की तरह देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने प्रूव किया है कि मैं पैशनेट हूँ। और वो ऐसे कि मेरा जब ऑफलाइन कोचिंग जब बंद हो गया था, दोनों सेंटर मेरे बंद हो गए थे, और ये कोविड के कारण बंद नहीं हुए, ये उससे पहले की बात है, 2015 की बात है ये। तो उस समय भी मैं लगातार मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने गिव अप नहीं किया। मैं कुछ और कर सकता था, मैं नौकरी में वापस जा सकता था, मेरा कॉलेज का अलमनाई बेस काफ़ी अच्छा है, तो मैं उनको बोलकर मैं कहीं जॉब कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसी लाइन में रहा, उसी में ही मेरे को समय जरूर लगा, लेकिन मुझे 3 साल के बाद सक्सेस मिली। जब मैंने अपनी पहली अर्निंग की तो मेरी उम्र, प्रॉपर अर्निंग की तो मेरी उम्र 28 साल थी। तो मैंने पूरा टाइम लिया है। तो मुझे लगता है कि कई बार ये फेजेस आते हैं, राइट? पर मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि सफलता, आपने क्योंकि सफलता की बात की, वो लोग सफल नहीं हो पाते। मान लीजिए किसी ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो ये माना जाता है कि वो सफल नहीं हुआ। हाँ ठीक है, यूपीएससी नहीं क्लियर किया, आईएएस नहीं बन पाया, पर वही थोड़े ना सब कुछ है। उसके अलावा और बहुत करियर है जो आप टेकअप कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर बोलता हूँ क्लास में, कि मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की आपने कोशिश की, लेकिन आप उसे नहीं चढ़ पाए, तो आप बेस कैंप से जाके लौट आए। एक बेस कैंप होता है जहाँ से फिर ऊपर चढ़ाई होती है। तो लोग कहेंगे कि भाई आपने चढ़ाई नहीं कर पाए, आप तो असफल हो गए। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, उसकी ऊंचाई दुनिया के 95% या 99% पर्वतों से ज्यादा है। अगर इनमें से मैं कोई भी पर्वत चढ़ाता, मान लीजिए अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, अगर मैं उसकी चढ़ाई कराता तो सब मुझे कहते कि आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन लगभग उतनी ही ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की है, लेकिन वहां से अगर मैं वापस आ गया तो मुझे फिर असफल कहेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सक्सेस को देखने के जो तरीके हैं वो भी दुनिया के लोगों के अलग अलग हैं। उनको बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। आपने चलिए यूपीएससी क्लियर नहीं किया, कोई बात नहीं, और बहुत करियर है जो आप बना सकते हैं। हो सकता है कि जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिया हो, कल वो आपको देखकर ये सोचे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो काश उनकी जगह होता। ये भी तो हो सकता है। तो कई बार कंडीशनिंग भी हमारी हो जाती है, कई बार हम वास्तव में वो बनना नहीं चाहते, लेकिन समाज, सोसाइटी में कोई मान लीजिए प्रतिष्ठित पद है, उसको देखकर हम उसकी तरफ जाते हैं, पर बाद में हम वो बन भी जाते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि ये हम क्या बन गए, ये तो बनना ही नहीं था। तो ऐसा भी होता है, मैं आई एम श्योर, राइट? हमने देखा बहुत सारे लोग यूपीएससी करके उसको छोड़ देते हैं। तो वो चीज भी संभव है कि हम उस पद को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित मानकर उसके पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन उसको पाने के बाद उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। राइट सर, इसी चीज को मैं एक चीज से रिलेट करूंगा जो मेरे दिमाग में कई बार रहा है कि प्रतिष्ठा हम लोग किसी पद की देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर है तो हम लोग विल गेट दी बंगलो, विल गेट दी गाड़ी, विल गेट दी, हमारे पास आसपास सारी चीजें होगी। पर जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जब आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, एंड जब मैंने कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर से जब बात की तो लाइफ काफी अलग है। एक तरह से कह सकते हो कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी जमीन आसमान का डिफरेंस है। कि जहाँ पे आप एक गांव में रह रहे हो जहाँ पे आपको शायद दूर तक टाइम पे नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे आप जब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो देन यू आर थिंकिंग यार यहाँ पे मुझे इतने नौकर मिलेंगे, इतनी गाड़ी मिलेगी, इतनी ये मिलेगी। और ये सब हर एक पद के साथ है, ये हर प्रोफेशन के साथ है। आपको लगता है मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो तो कितना एंजॉय कर रहा है, वो तो वहाँ जंगलों में घूम रहा है, वो तो एंजॉय हॉलीडे पे कर रहा है, लेकिन जब आप उसको अपना करियर बना लेंगे ना, तब आप देखेंगे कितना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले हमने एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को अपने चैनल पर बुलाया था जो बहुत प्रतिष्ठित है, जिनके फोटोज नेशनल ज्योग्राफिक और बड़ी बड़ी मैगजीन्स में छपते हैं। उन्होंने जो काबिनी के जंगल है, जो कर्नाटक में काबिनी नदी बहती है ना, उसके पीछे जो तेंदुए की फोटो खींची थी, तो उन्होंने बताया कैसे वो एक तेंदुए की फोटो लेने के लिए 8 घंटे एक ही स्थान पर लेटे रहते थे। सोचिए कि वो तेंदुआ नजर आ जाए, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो नजर आएगा।
तो वो ऐसी जगह जाके 8 घंटे लेटे रहे जहां पर शायद ये संभावना हो कि तेंदुआ आ जाए 8 घंटे में, रातों रात। और 3 दिन उन्होंने बिताए वहां पर। और उन्होंने एक बार तो कुछ ऐसा भी बताया था कि 22 दिन उन्हें लगे एक फोटो खींचने के लिए, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला। तो ये चीजें आसान नहीं है। कोई भी चीज जो आपको दूर से सुहावनी लगती है, जब आप उसको करने लगेंगे तो वो आपका एक पेशा बन जाएगी। और पेशा बनने के बाद कोई भी चीज उतनी सुहावनी नहीं होती। इवन टीचिंग लाइन में आज हमारा चाहे पैशन क्यों ना हो, कई बार हम भी बोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमें ब्रेक चाहिए। कई बार हमें भी जैसे मैंने किताब पढ़ी थी, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, एक किताब है द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन द वर्ल्ड, इसको ओजी मेंडेनो ने लिखा है। उसमें वो बोलते हैं इवन किंग्स ड्रीम ऑफ अदर प्रोफेशंस। जो राजा है वो भी सोचता है कि भाई मेरे को क्या मिल रहा है इस गद्दी में। मेरे जो आसपास शत्रु हैं, मेरे अपने खुद के भाई, वो मुझे कभी भी मार के मेरा सिंहासन ले सकते हैं। तो एक बार एक राजा अपने पहले राजा क्या करते थे, ये चेक करने के लिए कि जनता खुश है या नहीं, भेष बदलकर पब्लिक के बीच में जाते थे। तो एक बार एक राजा ऐसे ही गया भेष बदल के, उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति सामान बेच रहा है। उसकी मूंगफली की दुकान थी, बहुत छोटी दुकान थी, लेकिन वो बहुत खुश था। तो राजा ने उसको देखकर ये सोचा कि मेरे सर पे तो इतनी टेंशन है, कहीं भी कभी भी शत्रु आक्रमण कर सकता है, उसकी टेंशन, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे कभी भी मार सकते हैं, उसकी टेंशन, हर चीज की टेंशन ही टेंशन है। मुझे तो कर भी कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कैसे अपने अस्त्र शस्त्र ये सब खरीदूंगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इतना खुश है, इस पे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। अगर शत्रु आक्रमण भी करेगा तो ये आज मुझे टैक्स दे रहा है, कल उसे टैक्स देगा। तो इवन किंग्स ड्रीम ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस। किंग भी सोचता है कि मैं किंग क्यों हूं, काश मैं वो होता। तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। यस सर, इस पे आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि आप कभी कभी पढ़ाने से पैशन है, लेकिन कभी कभी बोरियत सी होती है कि यार ये काम ये हो रहा है। पर सर इस बोर्डम को हाउ डू कैच अप विद दोस टाइम के जब हम लोग काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं कि यार एक बोरियत सी आ रही है, तो हाउ डू कैच अप विद दैट टाइम दैट फील्ड, और उसके बाद वापस से चार्ज अप होके वापस से उसी लय के साथ वापस से अपनी फील्ड पे आके काम करना। तो सर ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो पाता है? यहाँ पर मैं कहूँगा मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मैं करंट अफेयर्स का टीचर हूँ, तो मुझे रिलेटिवली बोरियत कम होती है। हर रोज कुछ ना कुछ फ्रेश, कुछ नया आता रहता है जो मुझे पढ़ाना होता है। लेकिन फिर भी जरूर ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप कोई भी आप काम करते हैं, उसमें कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोर्डम हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे में फिर मैं कंपनी के दूसरे पहलुओं पे फोकस करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का इतना काम होता है, कंपनी को आगे कैसे ग्रो करें, स्ट्रेटेजी वाला काम होता है, या हम पीडीएफ देते हैं उसका काम होता है, ग्राफिक्स का काम होता है। तो बहुत सारे कंपनी में और तरह के काम होते हैं जिसपे मैं फोकस कर लेता हूँ। ब्रेक में अब लेने लगा हूँ। पहले तो ऑब्वियसली हम ब्रेक भी नहीं लेते थे। 4-5 साल मैंने पढ़ाया, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया एकदम तो बिना ब्रेक के। लेकिन अब मैं ब्रेक भी ले लेता हूँ क्योंकि और बहुत तरह के काम भी होते हैं, बहुत तरह के आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो वो जब एक समय बीत जाता है फिर उसके बाद आप रिचार्ज हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। एक बार जैसे अब्राहम लिंकन से पूछा गया था कि अगर आप 1 घंटा पेड़ काटेंगे तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि शुरू के 5 मिनट तो मैं अपनी जो एक्स होती, जो कुल्हाड़ी होती है, उसे पहना करूंगा। तो ये वो वाली बात है कि 5 मिनट हमें भी अपने व्यस्त जीवन में से निकाल लेने चाहिए। सेल्फ टॉक मैं काफ़ी करता हूँ, खुद से बातें आधा घंटा आप उसके लिए निकालिए रोज। मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए कि अच्छे 2-4 दोस्त हों आपके जिनसे आप बातें कर सकें ऐसे समय में। तो उसके बाद फिर रिचार्ज आदमी हो ही जाता है। Sir, my next question to you is related to business and entrepreneurship. There are too many, हम लोग इतने लोगों को जानते हैं जो entrepreneurship में एकदम नए हैं, and now you are the role model of Indian entrepreneurship, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक सक्सेस आपको मिल चुकी है जी। तो यू आर अ रोल मॉडल ऑन दैट सेंस। तो वहाँ पे सर उस यंग एंटरप्रेन्योर के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी जो या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या इफ दे आर ग्रोइंग एट वेरी लो स्पीड? सो व्हाट्स योर मैसेज टू दोज यंगस्टर्स? मेरा मैसेज ये होगा कि अगर आपको सक्सेस एकदम से मिल जाएगी तो भी बहुत सारी चीज़ें आप मिस करेंगे। अब आप कहेंगे क्या मिस करेंगे, जब सक्सेस आसानी से मिल गई तो आपके पास किसी को कुछ बताने के लिए नहीं होगा कि मेरी स्ट्रगल की कहानी क्या है, आपने क्या स्ट्रगल किए। ये सोचिए कि आपने इतना स्ट्रगल किया तो आपके अंदर एक गर्व होगा। अगर आपको एकदम से सक्सेस मिल गई तो वो आप गर्व कहाँ से लाएंगे? मेरे को लगता है एवरीबडी मिसेस समथिंग। अगर आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो भी आप कुछ खोएंगे, और अगर आपको देर में सक्सेस मिलती है तो भी आप कुछ खोएंगे। इनफैक्ट एक कहावत भी है कि अगर बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए तो ईगो बहुत बढ़ जाता है, और अगर लेट सक्सेस मिलती है तो इट बिल्ड्स कैरेक्टर। और वो लेट सक्सेस जब मिलती है तो वो थोड़ी स्थायी होती है। तो मैं एंटरप्रेन्योर्स को यही कहूँगा, ये जो आपका फेज है, जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप गिव अप मत करिए, आप इसको कंटिन्यू रखिए।
अगर सक्सेस नहीं भी मिली तो भी बहुत ऐसे लेसन मिलेंगे। और लाइफ तो मैराथन है, क्या पता ये वाला राउंड आपने धीरे भागा हो, लेकिन अगले वाले में इसमें जो सीख मिली आपको उससे आप पता नहीं क्या अचीव कर जाए। तो मेरा भी जैसे ऑफलाइन अब नहीं चला, लेकिन ऑनलाइन में सक्सेस मिली, तो हमें पता नहीं होता कि कब क्या चीज क्लिक कर जाएगी। और बाद में जब आपको सक्सेस मिलेगी, कहते हैं इफ यू आर डिफीटेड टुडे देन यू विल एंजॉय टुमारोज विक्ट्री मोर। तो आज की जो आपकी हार है, तो वो जीत का एक पल ही काफी है उसकी डिसअपॉइंटमेंट को मिटाने के लिए। Sir, now my next question is related to, I have seen you like you are really active on Instagram and social media. आप वहाँ पे देखते रहते हैं, आप रील्स बनाते हैं, कोई मोटिवेशन आप मैसेजेस देते रहते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, कुछ नए कभी नॉलेज शेयर करते हैं, एंड यू आर ऑल्सो शेयरिंग। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप एक गोल्फ खेल रहे थे। तो आई हैव नोटिस वन थिंग कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक टाइम निकाल रहे हैं अपनी लाइफ के लिए कि आप गोल्फ खेल रहे हैं, उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं, बट स्टिल यू आर टीचिंग गोल्फ कि आप गोल्फ खेलते कैसे। आई हैव सीन दैट, आई हैव नोटिस दैट पार्ट। सर, उसी तरह पे अगर हम लोग उसके साथ हम एक चीज और लेके चलते हैं कि हम लोग देख रहे हैं आजकल की मैक्सिमम टीचर्स भी कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो कुछ तो भी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वल्गैरिटी हो रही है, और हमारा जो यूथ है, जो मेजर हमारा पार्ट है कि एट द एज ऑफ 16, जब 16 to 24 का अगर आप लोग यूथ साइकिल पकड़ के चलेंगे तो मैक्सिमम लोग उन्हीं वीडियोस को देख रहे हैं जो क्रिंज है, लाइक डांस वीडियोस हो गए, कुछ ऐसे ट्रेंड्स हो गए जो बॉलीवुड ट्रेंड्स हो गए, बट उनकी वजह से उनका मैक्सिमम टाइम अराउंड 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर आप एवरेज निकाल के रखेंगे तो इजीली वहां पे वेस्ट हो रहा है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पार्ट कि जहाँ पे कुछ टीचर्स अपने एक एंटरटेनिंग वीडियोस बना के स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ क्रिंज कंटेंट की वजह से स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस साथ में वल्गैरिटी जो कि इस एज पे एट द एज ऑफ 16 to 24 वो काफी क्रूशियल पार्ट होता है आई बिलीव। तो वहां पे उनका जो टाइम वेस्ट हो रहा है और वहां पे उनकी जो एनर्जी, जो टाइम, जो सारी से वेस्ट हो रही है, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस पार्ट सर? देखिए, मुझे तो लगता है कि कोई किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप में अगर समझ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए सही क्या नहीं है। मैंने ऐसे सच में वैसे वीडियो देखे नहीं है बहुत ज़्यादा, या इस तरह के जो आप कंटेंट बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सब में एक अपना दिमाग होता है कि किस तरह से क्या उनके लिए अच्छा है। हम सब जानते हैं, कई बार हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब हमें पहले ही पता होता है। तो हर व्यक्ति अगर वो ऐसा टाइम वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कल वो खुद ही भोगेगा, उसे कल खुद भुगतेगा, राइट। उसका फिर सिलेक्शन नहीं होगा या कुछ भी, वो उतना सफल नहीं हो पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, तब उसे अकल आ जाएगी। तो अच्छा है कि पहले ही समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कंटेंट हर तरह का है, एक टारगेट ऑडियंस वाली बात हो जाती है। अब मैं अगर यूट्यूब पर देखूंगा तो मैं तो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ, जैसे मैं फुटबॉल देखता हूँ बहुत ज़्यादा, गोल्फ बहुत ज़्यादा देखता हूँ, चेस, अभी कल मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो मैंने देखा, कल फार्मूला 1 की जो रेस हुई थी अबू धाबी ग्रैंड प्री वो मैंने देखी। तो मैं तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स का कंटेंट देखता हूँ। लेकिन अब किसी के लिए स्पोर्ट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा अरुचिकर होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को लगता है टारगेट ऑडियंस की बात है, वो लोग भी अगर बना रहे हैं तो उसके लिए कोई ऑडियंस है, मुझे लगता है। तो हमें एक दूसरे की ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। सबके लिए, सबके पास अपना दिमाग है, सब आप अपना डिस्कशन फॉलो करिए, और इसमें कुछ ज़्यादा मुझे कहना नहीं है। सो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पॉइंट सर कि सबके पास में है कि एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, सबके लिए खुला है। डिफरेंस ये है कि आप सर्च क्या करते हैं, वेदर यू आर सर्चिंग अ गुड क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और आप कुछ चीज सीख रहे हैं, आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, या फिर आप सीधा क्रिंज कंटेंट देख रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई सारे चेंजेस हमारे गवर्नमेंट के थ्रू लाए भी गए हैं, और हम लोग हर टाइम पे देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आज हमारे पास यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपके अकॉर्डिंग क्या प्रोजेक्शन आपका है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आने वाले 5 साल में, 3 साल में क्या चेंजेस इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं? मुझे लगता है जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें कुछ काफ़ी अच्छे प्रावधान हैं। इनफैक्ट जब मैं नीट की तैयारी करता था तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ। और वास्तव में अंडर ग्रेजुएशन में मैंने देखा कि वो आपके किसी भी तरह से काम नहीं आती, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा वर्कलोड है, राइट। उससे बच्चों पर प्रेशर पड़ता है, मुझ पर पड़ता था, मुझसे एग्जाम नहीं हुआ था क्लियर। तो और कुछ हद तक केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स बहुत सारे ऐसे थे जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी हमें पढ़ने की। तो ये चीज़ें मेरे भी मन में आती थी उस वक्त कि हम ऐसी चीज़ें बहुत सारी पढ़ते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में कहीं पर भी काम नहीं आती। तो मेरे को लगता है वो वर्कलोड कम किया जा सकता है, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उस तरह के प्रावधान हैं। लेकिन अभी पॉलिसी किस रूप में इंप्लीमेंट होगी यह भी देखा जाना है। इस पर कोई कानून नहीं बना है, अभी तो एक पॉलिसी डिसीजन है।
तो मुझे लगता है इसको धरातल पर आने में थोड़ा समय लगेगा। हैविंग सेड दैट, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सिर्फ बुराई ही सुनता हूँ, वो मुझे ठीक नहीं लगता, और मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं देता। जैसे मैंने अपना बताया कि मेरे सामने इंजीनियर, डॉक्टर, यही 4-5 फील्ड थे। लेकिन आप ये सोचिए, इतनी बड़ी आबादी हमारी है, 35 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर हमें इनको पढ़ाना है तो क्या हम इन्हें कितने विकल्प दे पाएंगे? आप ये सोचिए। मान लीजिए, ये कहना बहुत आसान है कि कोई बच्चा मान लीजिए अगर पेंटर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसे पेंटिंग में ही करियर बनाना चाहिए। तो मान लीजिए, चलिए कोई बच्चा पेंटर बन गया। अब 35 करोड़ बच्चे हैं, मान लीजिए 1%, सिर्फ 1%, या चलिए 0.1%, ठीक है, बच्चे पेंटर बन गए इंडिया में। आपने उनको एक विकल्प दे दिया, कितने बच्चे हो गए? 35 करोड़ का 1% कितना होता है? 3.5 लाख, 3.5 लाख, 35 लाख हो गया, शायद 35 लाख हो गया। 0.1% हो गया 3.5 लाख, ठीक है। यानी इंडिया में 0.1%, इतना तो मान के चले, 3.5 लाख पेंटर आपने उस फोर्स में और जोड़ दिए, ठीक है। अब ये जो पेंटर पेंटिंग बनाएंगे, क्या हमारे पास इनके लिए तरीके हैं कि हम इनकी पेंटिंग्स को बिकवा दें? मैंने आपको क्या कहा था कि हर प्रोफेशन कमर्शियली वायबल होना चाहिए, राइट। तो कल मान लीजिए कोई किसी को हैंडीक्राफ्ट का शौक है, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको हैंडीक्राफ्ट का शौक है। अब आपने उसको हैंडीक्राफ्ट में कुछ बनवा दिया, मान लीजिए वो क्राफ्ट्समैन बन गया। क्या वो जो हैंडीक्राफ्ट बनाएगा, क्या हमारे पास उसको बेचने के बहुत ज्यादा स्कोप है? जो ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट है वो बिकते नहीं है, तो सरकार ये हुनर हाट और दुनिया भर के जो ये फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज करती है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी होता है सूरजकुंड मेला, जहाँ पे हस्तशिल्प होते हैं। पर आप अगर देखें, क्या उतने बिकते हैं? क्या उतनी ये जो पूरा फील्ड है, क्या ये उतना कमर्शियली वाइबल है? क्या हम उतने क्राफ्ट्समैन अफोर्ड कर सकते हैं? सोचिए, उतने ज्यादा हमारे पास क्राफ्ट्समैन अगर हो गए, तो जो ऑलरेडी हम देखते हैं कि लोग आजकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह उतने मतलब उनके भी तो प्रॉस्पेक्ट्स कम हैं। तो मुझे लगता है जब आबादी इतनी बड़ी होती है तो हम थोड़ा सा हमें सेफ खेलना पड़ता है, राइट। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि आप पहले इंजीनियर बन जाओ, फिर आपका जो मन करे वो करो। ऐसा सुनने को मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो इंजीनियर बनेगा तो कम से कम एक 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लायक तो हो जाएगा। यानी हम सेफ्टी फर्स्ट सोचते हैं, और इतने बड़े एक स्तर पर अगर आप सेफ्टी फर्स्ट सोचते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं कहूंगा मैं। एब्सोल्युटली राइट सर। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा सर कि आप अपनी इस पूरी जर्नी में टिल नाउ आपकी बहुत सारी ऐसी लर्निंग हुई होगी जो आपके सक्सेस के लिए एक पिलर्स बने होंगे। सर क्या ऐसे 3 लर्निंग्स है आपकी लाइफ में से जो एक स्टूडेंट को, एक एंटरप्रेन्योर को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए ताकि वो ग्रोथ की तरफ बढ़ पाए? व्हाट आर दोस पिलर्स जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ पे, इस मुकाम पे आने में पॉसिबल हुआ है? देखिए, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि कंसिस्टेंसी से हर चीज पाई जा सकती है। कंसिस्टेंसी की जो पावर होती है उसको हम समझ नहीं पाते। बहुत ज्यादा हम पहले ही हम जैसे टैलेंट को बहुत ज्यादा ओवर रेट करते हैं। टैलेंट, हमें टैलेंट कम है, उसमें टैलेंट ज्यादा है, हमारी शिक्षा बहुत निम्न स्तर की हुई है, वो तो IIT में पढ़ा है, या वो तो इस तरह की बातें हम करते हैं। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी पाया जा सकता है। आप एक बात बताइए, आपके सामने अगर एक विमान खड़ा है और आप दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ले आए, तो क्या वो उसे उड़ा देगा? वो तो एक जिसने 3 साल ट्रेनिंग ली है वही उसे उड़ा सकता है, राइट, चाहे वो कम दिमाग का ही क्यों ना हो थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपने पाई है वो आपने ही पाई है। अगर आप ये सोचते हैं कि उसे दूसरा व्यक्ति आपसे ज्यादा प्रतिभावान है और वो कम समय में, हो सकता है कम समय में पाले, लेकिन उसको मेहनत तो उसको भी करनी पड़ेगी। तो हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। ये मेरी पहली लर्निंग है। कंसिस्टेंसी से हर चीज पाई जा सकती है, और कंसिस्टेंसी से जो आप पाएंगे वो दूसरा व्यक्ति नहीं पा सकता। उसे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसे मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है इस जर्नी में। दूसरी चीज ये है कि आप जिस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं आप वही करिए। अगर आप सिर्फ कोई चीज इसलिए करते हैं कि उसमें आपको लगता है पैसा ज्यादा है, तो फिर आप वो काम मत करिए। मैंने जब ये शुरू किया था प्रोफेशन, 3 साल तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। उतना ही कमाया बस कि जितना मेरे खर्चे निकलते थे मुश्किल से। लेकिन मुझे आज जो सक्सेस मिली है तो वो इसलिए नहीं मिली कि मैंने जब शुरू किया तो ये सोचा था कि मैं आज जिस मुकाम पे हूं वो पालूंगा। मैं बस उसमें करता गया काम, और ऑटोमेटिकली थिंग्स फेल इनटू प्लेस। तो इमीडिएट या बहुत कम समय में सक्सेस मिलेगी, आप ये मत सोचिए। एक अच्छा करियर बनाने में
सालों लगते हैं। तो अगर आप आज शुरू कर रहे हैं, कभी भी अपनी बिगनिंग को दूसरे के मिडल या दूसरा जहां पहुंच चुका है उससे कंपेयर मत करिए। आपने आज शुरू किया है, और अगर करना ही है तो अपनी बिगनिंग को किसी पहुंचे हुए व्यक्ति या सफल व्यक्ति के बिगनिंग से कंपेयर करिए। वो आज जहां जिस मुकाम पे है, उसने भी वही स्ट्रगल्स फेस किए हैं। मुझे तो जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सफल बनाए बिना स्ट्रगल किए, बिना डिप्रेस हुए, बिना रोए, बिना। एंटरप्रेन्योरशिप में तो कहते हैं कि दो ही इमोशंस होते हैं। एक दिन आपको लगता है कि आप पता नहीं पूरी दुनिया हिला देंगे, अगले दिन आपको लगता है आपका स्टार्टअप बचेगा भी या नहीं। कोई तीसरा इमोशन नहीं होता। तो यही मेरी दो लर्निंग कहूंगा मैं, सबसे बड़ी जो लर्निंग्स है इस जर्नी में। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। आई होप जो ऑडियंस हमें यहाँ देख रही है उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हुई होगी, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा हमारे इस एपिसोड से। एंड आई पर्सनली बिलीव कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बिगिनिंग से, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है यूनिक इंटरैक्शन का, इस बिगिनिंग से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्लस जो एक्सपीरियंसेस आगे आने वाले हैं, आई होप कि आपकी वो चीज़ें मैं वहाँ पे भी मैं इजीली उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। और आपने ये शो भगवान करे इतना बड़ा हो जाए कि एक दिन मैं भी कहूँ कि यूनिक इंटरेक्शन पर मैं सबसे पहला गेस्ट था। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैंने देखा है आपका काम, आप लाइब्रेरी चलाते हैं। ऑब्वियसली लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे भी दिल के काफ़ी क्लोज है। मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी लाइब्रेरी एक दिन खोलूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं भी आपसे सीखूंगा। और लेट्स होप कि मेरी भी एक दिन लाइब्रेरी हो। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि यूनिक इंटरेक्शन भारत का सबसे रेप्यूटेड टॉक शो बने। Thank you so much for your blessings, sir. If you have watched this video and if you have really liked this video, please do hit the subscribe button and share the video with your friends and family for more updates.